नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करेंगे। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान पर संग्राम छिड़ गया है। सांसद ने कहा कि बाबर को भारत में राणा सांगा लेकर के आए थे। अब इस बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं उज्जैन में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने सांसद का मुंह काला कर उन्हें जूते मारने पर 5 लाख के इनाम का ऐलान तक कर दिया। रिपोर्ट देखिए। मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राणा सांगा पर सियासी संग्राम, एसपी के सांसद के बयान पर दंगल। अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है जब ये ऐसी बातें कहते हैं। राणा सांगा के वंशज ने दी चुनौती। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासत गर्मा गई। रामजी लाल सुमन के बयान पर राजस्थान में विरोध शुरू हो गया है। इस बयान के बाद राणा सांगा वंशज सामने आए और समाजवादी पार्टी के सांसद पर अपना गुस्सा दिखाया। वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं। वो बाबर खुद बयाना में राणा सांगा से हारा था, तो राणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इनको सबको अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है। जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान को निम्न स्तरीय बयान करार दिया है और अखिलेश यादव से माफी की मांग की है। चौतरफा हमलों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई सामने आई है। ये बहुत ही गलत है। मैं उस राज्यसभा सांसद जो कि बददिमाग कहूंगा, वो तुरंत माफी मांगे इस शब्द को लेकर। वो अपनी बात को आगे स्पष्ट जरूर करेंगे कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को महसूस करती है, समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास की बात करके वर्तमान के जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान बांटना चाहती है। समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का विरोध बीजेपी ने भी किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समाजवादी पार्टी के सांसद को अल्प बुद्धि बताया, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान के समर्थन में दिखी। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। निश्चित तौर से ये भी इतिहास का एक पन्ना है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। औरंगजेब के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, इससे भारत के मुसलमान का कोई वास्ता नहीं। अब आपको सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा पर क्या बयान दिया था। कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा सांगा पर एसपी सांसद के बयान से एमपी में भी बवाल मच गया है। करणी सेना ने सपा सांसद का विरोध करते हुए कहा है कि महाराणा सांगा जैसे महापुरुष का अपमान करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को देश में रहने का हक नहीं है। करणी सेना ने तो सांसद का मुंह काला कर उन्हें जूते मारने पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। तो वहीं बीजेपी ने भी निशाना साधा है। जो भी महानुभाव इसमें इसका मुंह काला करके वो जूते मारेंगे, उसे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा 5 लाख रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा और उनका सम्मान करा जाएगा। देखिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के नाम की प्रेरणा टीपू सुल्तान के नाम से ली गई हो, उसके सांसद की ऐसी बयानबाजी कोई अनोखी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के तमाम समाजवादी पार्टी समेत घटकों ने लगातार इस देश के लिए संघर्ष करने वाले, आताताई शक्तियों से विद्रोह लेने वाले शासकों के प्रति इसी प्रकार की अशिष्टता और इसी प्रकार की अमर्यादित एक सोच का परिचय दिया है, जिसको लेकर के देश की जनता में एक रोष है।
राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी, कांग्रेस और विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब निगाहें समाजवादी पार्टी पर है कि वो अपने सांसद के बयान पर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ने भी विपक्ष को नसीहत दी है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि जो भारत के विरोधी रहे हैं उनको आइकॉन नहीं बनाया जा सकता। गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोग औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को याद क्यों नहीं करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने आरएसएस और बीजेपी को ही इतिहास को दोबारा पढ़ने की नसीहत दे डाली है। रिपोर्ट देखिए। कि जो महान नहीं था उसको महान नहीं इतिहास ने लिखा है। जो महान कार्य थे उनका ही विश्लेषण किया गया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका ये बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। औरंगजेब पर छिड़े घमासान के बीच आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने औरंगजेब का समर्थन करने वालों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने दारा शिकोह की जगह औरंगजेब को अपना आदर्श मान लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है। सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं के मुद्दे पर बयानबाजी करने वाले विपक्षी नेताओं को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से नसीहत लेने को कहा। सीएम योगी ने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अपना डीएनए भारत से जुड़ा बताते हैं, लेकिन भारत के कुछ विपक्षी नेता आक्रांताओं के पक्ष में बयान देते नजर आते हैं। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका ये बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने आरएसएस के बयान पर निशाना साधा है। मुगलों को महान बताते हुए बीजेपी आरएसएस की सोच पर सवाल उठाए हैं। क्या आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोगों ने इस बात को नहीं पढ़ा कि जो महान नहीं था उसको महान नहीं इतिहास ने लिखा है। दारा शिकोह हो, अकबर हो या और भी तमाम सारे शासक हों, उनके जो महान कार्य थे उनका ही विश्लेषण किया गया है। ठीक उसी तरह हिंदू राजाओं में भी बहुत सारे राजा हुए, लेकिन जो महान सम्राट अशोक का स्थान है, महान चंद्रगुप्त का स्थान है, वो सभी राजाओं का नहीं है। वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोच हमेशा सनातन विरोधी ही रही है। आक्रांताओं के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। निश्चित तौर पे हमारे देश में सभी धर्म के लोगों की पहचान है और सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, लेकिन जो आक्रांता, लुटेरा, ताताई, दुराचारी और जो भारत का है ही नहीं, उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं। औरंगजेब पर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी जहां मुगल आक्रांताओं पर मुखर है, वहीं एसपी कांग्रेस उन्हें महान बताने की दलील दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का इस बार मुस्लिम संगठनों ने बाइकआउट किया है। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर जमीयत उलेमा ए हिंद और इमारत ए शरिया की तरफ से विरोध दर्ज करवाया गया है। एक खुली चिट्ठी के जरिए इफ्तार, ईद मिलन और दूसरे कार्यक्रमों का भी बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में
दावत की मेज से चुनावी स्टेज तक पहुंचने का एजेंडा सेट हो रहा है। तेजस्वी तो पहले से ही मेहमान बनकर जगह जगह इफ्तार की दावत फरमा रहे थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार मेजबान बने तो बवाल हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 7 मुस्लिम संगठनों ने जेडीयू की इफ्तार पार्टी से दूरी मनाने का फैसला लिया है। बकायदा खुली चिट्ठी में लिखा कि नीतीश ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के वादे को तोड़ा। ऐसे में सद्भावना को दावत से नहीं ठोस नीति से बढ़ावा मिलेगा। नीतीश सरकार ने मुसलमानों की जायज मांगों को नजरअंदाज किया। नीतीश वक्फ संशोधन बिल को दिया गया समर्थन वापस ले और वक्फ संशोधन बिल कानून बना तो जेडीयू इसकी जिम्मेदार होगी। दावत इफ्तार को इनकार करने वाले मुस्लिम संगठनों को जेडीयू नसीहत दे रही है, जबकि आरजेडी को मौका मिल ही गया। कि ऐसा है कि हम लोग किसी मठाधीशों के चक्कर में नहीं हैं। कोई शंकराचार्य, कोई मठाधीश, कोई इससे हमको कोई मतलब नहीं। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता को देखना है कि इमारतें सरिया उनका कल्याण कर रहा है या नीतीश कुमार नीति बनाकर मुसलमानों का कल्याण कर रही है। गंगा जमुना तहजीब को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो धार्मिक संगठन अपने अपने तरीके से विरोध प्रकट कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का सेकुलरिज्म तो तार तार हो गया, बीजेपी के सामने नतमस्तक है। नीतीश की दावत से मुस्लिम संगठन दूर है, लेकिन तेजस्वी एक के बाद एक दावतों में शरीक हो रहे हैं। टीका टोपी विवाद के बीच तेजस्वी पूर्णिमा में एक और इफ्तार का हिस्सा बने, जहां बीजेपी या जेडीयू की बजाय पप्पू यादव से टक्कर मिली। आपके साथ हमारा दल, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सत्ता रहे या ना रहे इसकी हमको चिंता नहीं, लेकिन जो विचारधारा हमारी है उससे कोई समझौता हम लोग करने वाले नहीं है। हिंदुस्तान के बाद कितने बार कौन कौन लोग जब चुनाव मौसम आता है तो सभी तरह के पर्व लोगों को याद आ जाता है। चुनाव खत्म होते ही लोग भूल जाएंगे दीपावली, होली, रामनवमी, भूल जाएंगे लोग छठ, भूल जाएंगे रोजा। कभी सीमांचल में आप सुने थे कभी कोई रोजेदार बाहर से आके करता है, चुनाव नहीं हो तो कोई ना आवे। इफ्तार की दावतों के बीच बीजेपी लगातार टीका टोपी विवाद के बहाने तेजस्वी को घेर रही है। यार हमको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, जिसको रखना है रखे। तेजस्वी के तरह मन हो टिक्का मिटावे, टोपी पहने, जिसको मन हो तो करे। इफ्तार को सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश सालों से होती रही है, लेकिन लगता है बीजेपी के साथ ने इस बार नीतीश की इफ्तार की तस्वीर बदल दी है। तो चलिए बात करेंगे संभल हिंसा की, जहां पर आज पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और पुलिस ने जामा मस्जिद के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को संभल हिंसा साजिश का आरोपी बताया। कोर्ट ने जामा मस्जिद कमेटी के सदर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जफर अली को जेल भेजा गया है। जफर अली के खिलाफ पहले से ही 2 केस दर्ज हैं। वहीं जफर अली की गिरफ्तारी पर सियासत तेज है। रिपोर्ट देखिए। संभल जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में जफर अली से पूछताछ की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी 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 उनकी पोल जो खोल दी पुलिस वालों की, क्यों आपको क्यों लगता है कि आपको झूठा फंसाया गया? मैंने उनकी सच्चाई बता दी ना। एडवोकेट जफर अली संभल की जामा मस्जिद के प्रमुख हैं। सीओ अनुज चौधरी ने बताया कि शांति व्यवस्था के लिए इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं पहले से ही, तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पहले भी लगा हुआ था, अब भी है और शांति पूरी तरह से शांति है। पूछताछ के बाद जामा मस्जिद सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जिस गाड़ी में जफर अली को पुलिस बैठाकर ले गई है, उस गाड़ी के साथ लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। साथ ही संभल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाड़ी के पीछे भागे। उसमें आज जफर अली जो यहाँ पे जामा मस्जिद के सदर हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनको कल देर रात्रि भी हिरासत में पूछताछ की गई थी, फिर उनको छोड़ दिया गया था अपने धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए।
और उसके बाद में आज प्रातः उनसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद में उनको गिरफ्तार किया गया। जफर अली का भी कहना है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है, पुलिस बेवजह परेशान कर रही है। जफर अली के भाई का कहना है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है, पुलिस बेवजह परेशान कर रही है। और क्योंकि उन्हें चुनाव उसमें जो है आयोग के समक्ष कल को बयान देना था, इसी वजह से वो जानबूझकर तो उन्हें जो है जेल भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जो उन्होंने जो पीसी में बयान दिया था उससे नहीं हटेंगे। पीसी में बयान दिया था कि पुलिस ने गोली चलाई, वो बयान देंगे पीसी में गोली चलाई है, पुलिस ने ही गोली चलाई थी, पुलिस की गोली से ये लोग मारे गए थे। बीजेपी का कहना है कि संभल में पुलिस प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक्शन हो रहा है, ऐसे में लोगों को सहयोग करना चाहिए, न कि विरोध। उनकी एक जरा सी चूक ने पिछले दिनों के हालात कर दिए थे, पथराव हुआ, पुलिस से सीधी मुठभेड़ करने की स्थिति में लोग आ गए और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ फायरिंग हुई और कई लोग हताहत हुए। ऐसे में जिम्मेदार लोगों को कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जो आने वाले त्यौहार हैं उन्हें पूरी गंभीरता से, पूरी शांतिपूर्वक और पूरे सद्भाव के रूप में मनाने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग करें, न कि टकराव की स्थिति उत्पन्न करें। संभल में पुलिस ने सुरक्षा सख्त कर दी है और पुलिस सड़कों पर मार्च कर रही है। पुलिस का कहना है कि संभल में सुरक्षा चाक चौबंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। घर में लगी आग से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद इस कांड को लेकर के कोहराम मच गया है। रिपोर्ट देखिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग से जुड़ा वीडियो सामने आया है, जहां भारी मात्रा में कैश मिला था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से शनिवार को यह वीडियो शेयर किया गया था। वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंप दी है। जस्टिस उपाध्याय ने घटना के संबंध में साक्ष्य और जानकारी एकत्रित करने की आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की थी और इसी दौरान जस्टिस वर्मा के घर के अंदर का वीडियो सामने आया, जिसमें जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दिए हैं। सर, हम यही इसी सर्कल में काम करते हैं, तो यार रोडों पे जो कूड़ा उठाते हैं। अच्छा, ये अभी यहाँ पे आपने सफाई करी तो आपको क्या मिला, क्या देखा? सर, वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था, उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अच्छा, अभी भी आपको मिले हैं पैसे? नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जो हमने सफाई करी थी। हाँ, 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ, नोट 500 का जला हुआ नोट था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में गहरी जांच की सिफारिश की गई और मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने से एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें उनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। और इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए CJI ने 3 जजों की एक समिति बनाई है। इसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश शामिल हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा का नाम रोस्टर से हटा दिया है और जांच जारी रहते तक जज यशवंत वर्मा कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। फायर के मुताबिक उन्हें घर से आग बुझाने के दौरान कुछ जले हुए नोट मिले और उसके बाद अगले दिन जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह बताया कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें बोरे के अंदर इस घर से जले हुए नोट मिले हैं। उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना की जानकारी सार्वजनिक की एक प्रेस नोट के जरिए और उसके बाद 3 सदस्यों की जजों की एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और जस्टिस वर्मा जिनके घर से नोट बरामद हुए हैं उन्हें फिलहाल अभी कोई काम नहीं दिया गया है, वो अपना कोई सरकारी काम नहीं करेंगे।
वहीं इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे अपने खिलाफ साजिश बता दिया। जस्टिस वर्मा का कहना है कि कथित रूप से बरामद कैश से उनका कोई लेना देना नहीं है और ये उनके खिलाफ रची गई साजिश है। जस्टिस यशवंत वर्मा के इन दलीलों को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस BK उपाध्याय ने खारिज किया है और आग की घटना के अगले दिन मलबा हटाए जाने को चिंताजनक बताया है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल पूछा है कि 15 मार्च की सुबह पैसा किसने हटाया और इस पूरे मामले को लेकर न्यायपालिका और जांच एजेंसियों की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो चलिए न्यूज 18 प्राइम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।